नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। आज आपसे बात होगी राहु ग्रह के विषय में। इनफैक्ट आज मैं आपके साथ राहु के विषय में खाली बात नहीं करूँगी। आज बात होगी आपके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। आज बात होगी त्रिषडाय में एकादश भाव यानी कि 11वां भाव क्या होता है और किस तरह से उसके साथ आपकी इच्छा जुड़ी होती है। आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर जो है वो आपकी कुंडली के 11वें भाव से जुड़ी होती है। और यही जो एक रहस्य है कि राहु का कनेक्शन 11वें घर से क्यों माना गया है। राहु को काल पुरुष में कोई भी राशि नहीं दी गई है क्योंकि वो छाया ग्रह है, लेकिन राहु को एकादश जो राशि है यानी कि कुंभ राशि है उसका को ओनर बताया जाता है या माना जाता है। मतलब इसका ये कि कुंभ राशि के ओनर शनि है, लेकिन साथ ही साथ राहु भी इसके को ओनर बन जाते हैं, को रूल करते हैं इस राशि को। एकादश भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव क्यों होता है, इस पर चर्चा होगी। राहु का कुंभ राशि से क्या कनेक्शन है उस पर बात होगी और बाद में बात होगी कि क्यों राहु को एकादश भाव का आधिपत्य दिया गया है। और तीसरी बात होगी कि क्या एकादश भाव, जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये त्रिषडाय भावों में सबसे खराब भाव है, इसमें कितनी सच्चाई है और कब ये सबसे खराब भाव बन सकता है, कब ये आपको अच्छाई दे सकता है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले बात होगी एकादश भाव पर। 11वां घर क्या है मित्रों? कुंडली का जो 11वां घर होता है वो हमारा त्रिषडाय का सबसे बड़ा घर है। मतलब 3, 6, 11 हम सभी को पता है, जो बेसिक ज्योतिष जानते हैं, 3, 6, 11 भावों को त्रिषडाय कहते हैं और उनके मालिकों को अच्छा नहीं माना जाता। उनमें से भी 11वें घर को माना जाता है कि ये इन तीनों भावों में सबसे ज़्यादा मैलेफिक हाउस है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसके पास आप क्रूरता भी कह सकते हैं या सबसे ज़्यादा चीज़ों को खराब करने की ताकत भी एकादश के पास है, ये भी कह सकते हैं। ये सच है कि एकादश भाव जो है वो लाभ का भाव होता है। आप सबने यही सुना है कि लाभ भाव में सब ग्रह अच्छे होते हैं, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन एकादश भाव को त्रिषडाय में सबसे खराब माना जाता है। और दूसरी बातें देखिए, जो हमारे उपचय स्थान होते हैं 2, 6, 10, 11, उसमें भी 11वां घर जो है वो सबसे ऊपर उपचय भावों में भी आता है। और 11वां घर जो है वही हमारी इच्छा है, डिजायर है। 11वें घर से ही आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी इच्छा क्या होगी, कैसी होगी और उसके परिणाम क्या होंगे। एकादश भाव को बुरा क्यों कहा जाता है, आज इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। एकादश भाव क्योंकि ये डिजायर का सुप्रीम हाउस है, सबसे बड़ा घर है, इसलिए कई बार हम आम आदमी जो होते हैं वो अपनी डिजायर्स, इच्छाएं, वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से हमारे जीवन में पतन की शुरुआत होती है। और इसीलिए एकादश को या छठे घर को या तीसरे घर को खराब स्थान की संज्ञा दी गई है। जब हम किसी अपनी वासना के, इच्छा के इतने वशीभूत हो जाएं कि हम अपना विवेक खो दें,
हम उसके पीछे ऐसे भागने लगे कि इसको तो पाना ही है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, तब ये एकादश भाव आपके पतन का कारण बनती है। और जैमिनी ऋषि ने कहा है कि ये आपके जीने का पर्पस तक छीन सकती है 11वां घर अगर खराब प्रभाव में हो तो। या एकादश स्थान का स्वामी जो है एकादशेश 11वें घर का मालिक दुष्ट प्रभावों में हो तो आप इतना अपनी इच्छा के पीछे भागेंगे कि एक समय आएगा जब वो इच्छा आपको बर्बाद कर देगी और आप अपने जीवन का अर्थ ही खो बैठेंगे। जी हाँ, इन भावों में इतनी ताकत होती है। लेकिन क्या प्रश्न उठता है कि क्या हमेशा ये ग्रह इतने ही खराब होते हैं? तो फिर क्या फायदा हुआ, 3 हाउस तो इतने खराब हो गए। कुछ इसमें जिसको आप कहते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जब ये ग्रह अच्छा प्रभाव भी करते हैं। वो कब होता है? जब कभी भी त्रिषडाय के स्वामी 3, 6, 11 के स्वामी उपचय भावों में बैठ जाएं, 2, 6, 10, 11 में बैठ जाएं तो ये अच्छा प्रभाव करने वाले बन जाते हैं। पहली कंडीशन तो ये उपचय स्थान 2, 6, 10, 11 में अगर बैठ जाएं तो ये ग्रह अच्छा फल देने लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनका आपस में ही राशि का परिवर्तन हो जाए, तीसरे का मालिक छठे में, छठे का 11वें में, 11वें का तीसरे में, इस तरह से अगर इनका बदलाव हो जाता है तो भी ये खराब नहीं रहते। इसका सीधा सा मतलब है लोहा लोहे को काटता है। खराब घर का स्वामी खराब घर में होगा तो अच्छा कर देगा। ठीक है, तो ये 1-2 सिद्धांत हुए। और तीसरा सिद्धांत ये हुआ कि अगर इस ग्रह एकादश भाव पर या एकादश के स्वामी पर त्रिकोण के स्वामियों की दृष्टि पड़ जाए या उनका संबंध बन जाए तो भी ये ग्रह बहुत अच्छे और पॉजिटिव फल देने वाले बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वृषभ राशि है, उस वृषभ लग्न है, आपके बृहस्पति एकादशेश बनते हैं, वो 5वें घर में बैठे हुए हैं। तो अब एकादशेश, पहली बात तो ये कि अगर ये शुभ ग्रह होते हैं तो उतना कष्ट नहीं देते, अगर अशुभ होंगे तो अधिक खराब कर सकते हैं। पर शुभ ग्रह अगर है, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया वृषभ लग्न का, तो बृहस्पति है 5वें घर में बैठ गए, तो ये आपका लालच इस तरह बढ़ा सकते हैं कि मुझे मेरे ज्ञान का बहुत फ़ायदा मिले, मुझे मेरे ज्ञान का बहुत पैसा मिले, मैं अपने ज्ञान से बहुत कमाऊं, क्योंकि लाभ का मालिक ज्ञान में बैठ गया है। पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं उनको भी आप इस जीवन में भुनाना चाहते हैं, मतलब आप उनसे भी ना निकाल कर एग्जॉस्ट करना चाहते हैं अपने लाभ के लिए। यही एक दौड़ जो है वो आपको जीवन में बहुत कष्ट दे सकती है। या तो किसी दिन आप ज्ञान से खाली होंगे, या आपका बच्चा कोई ऐसा निकल जाएगा कि आपने जितना धन कमाया है उसको खराब कर देगा, क्योंकि 5वां घर संतान है, शिक्षा है। या तो आपका ज्ञान ही किसी दिन आपको धोखा देगा, या फिर आपकी संतान भी खराब हो सकती है, क्योंकि आप अपने पूर्व जन्म के संचित पुण्यों को भी एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने ज्ञान को भी मतलब एग्जॉस्ट कर रहे हैं। लालच के लिए अगर कर रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा। अब इसी स्थिति में नवमेश शनि की दृष्टि इस पर पड़ जाए, मैंने कहा ना 159 के मालिकों की, 9वें घर के मालिक की दृष्टि, माना शनि 11वें घर में ही बैठ जाए, वहां से सीधे बृहस्पति को देख लें तो ये बृहस्पति शुभ हो जाएगा, क्योंकि फिर आपकी जो बुद्धि है उस पर प्रभाव धर्म के मालिक का आ जाएगा। फिर आपकी इच्छा क्या होगी कि मैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल धर्म के लिए करूं, मैं अपने जिद तो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की स्थिति होगी, लेकिन इच्छा कहीं ना कहीं होगी कि मैं अगर ज़्यादा कमाऊंगा तो मैं चैरिटी ज़्यादा कर पाऊंगा, अगर मैं ज़्यादा ज्ञानी होऊंगा तो मैं ज़्यादा लोगों का भला कर पाऊंगा, क्योंकि 9th हाउस धर्म का है। तो इस एकादशेश पर नवमेश का एक चेक आ गया,
तो ये स्थिति बेटर हो गई, अच्छी हो गई। यहाँ पर मामला ये है कि आपका इंटेंशन कैसा है। एकादशेश के साथ खास करके आप अपने इंटेंशन पर गौर करिए। आपकी इच्छा सब कुछ स्वयं में समेट लेने की है या आपकी इच्छा दान की है, पुण्य की है, लोगों का भला करने की है, इस जीवन में कुछ कर जाने की इच्छा है, समाज के लिए कुछ कर जाने की इच्छा है, तो आपका ये एकादशेश का मालिक आपको अशुभ प्रभाव नहीं देगा। लेकिन ऐसी इच्छा आपकी तभी होगी जब या तो आपका लग्न लॉर्ड देख ले या पंचमेश आपका देख ले। जैसे ये वृषभ लग्न है, अब अगर यहाँ पर बृहस्पति के साथ बुध भी हो तो भी ये चेक हो जाएगा। ये फिर एक शुभ प्रभाव देने वाला बन जाएगा। आप ज्ञानी होंगे, आप अच्छे ट्रेनर होंगे, आप एक गुरु की तरह स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपका पर्पस और इंटेंशन अच्छा हो जाएगा। इच्छा करना बुरा नहीं, इच्छा कैसी है इसका महत्व है। अगर हम केवल और केवल अपने लाभ की इच्छा, अपनी संतुष्टि, अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगे रहेंगे तो हमारे लिए अंत अच्छा नहीं होगा। पर ऐसे ग्रहों का, शुभ ग्रहों का प्रभाव आते हैं, और यहाँ पर शुभ ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह से ज़्यादा यहाँ पर 159 यानी त्रिकोण के मालिकों का असर अधिक अच्छा माना जाता है। बाकी नैसर्गिक शुभ ग्रहों का प्रभाव भी अच्छा होगा, वो भी थोड़ा सा अच्छा होगा कि आपका कोई शुक्र देख ले, बुध देख ले आपके 11वें घर के मालिक को, तो भी थोड़ा बेटरमेंट हो जाएगा, लेकिन 159 के मुकाबले वो कम होगा। तो ये जो बात आपने समझी कि एकादश भाव इतना खराब क्यों कहा जाता है और उसको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। अगर आपके 159 के लॉर्ड्स नहीं भी देख रहे हैं, चलिए, तो भी जब आपको ये सीक्रेट पता है तो आप अपनी इच्छा को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए। मतलब अगर कुछ कमाते हैं तो दान भी करते रहिए। बात वही मूल सिद्धांत पर आकर रुक जाती है कि कर्म अच्छे रखिए, फिर चाहे एकादशेश हो, षष्ठेश हो, कुछ भी हो, आपका कम बुरा होता है या आपके साथ अच्छा होता है। अब एक और बात होगी जो मैं स्पेशली करना चाहती थी एकादश भाव के रिलेशन में, कि राहु का इससे क्या कनेक्ट है। देखिए, वैसे तो राहु को तीनों ये जो त्रिषडाय के भाव हैं इनमें अच्छा फल देने वाला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि राहु बुध की राशियों में अच्छे फल देता है। बुध की कौन कौन सी राशियां हैं? 3 और 6। काल पुरुष में यही है ना, 3 और 6, मिथुन और कन्या। और कुंभ राशि इनकी अपनी राशि मानी जाती है। यानी काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें त्रिषडाय भावों में राहु जो हैं अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं। अब यहाँ पर अच्छे फल से क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। राहु एक मैलिफिक प्लैनेट है और ये जो है ये आपकी इच्छाओं को बलवती करता है, ये आपकी इच्छाओं को हर दिन बढ़ाता है। अब 11वें घर में राहु क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि ये आपकी इच्छा पूर्ति करता चला जाता है, आप खुश होते जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राहु एक बिना डोरी की पतंग है। अगर आप अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर उड़ते चले गए, और केतु कहाँ होगा? 5वें घर में। तो अगर आपने अपनी जड़ों से आप टूट गए, आप अपने सिद्धांतों से, मौलिक वैल्यूज से हट गए, केवल और केवल इच्छा पूर्ति की तरफ बढ़ गए, आपने अपने पीछे की डोरी को तोड़ दिया, तो फिर आप कहीं भी, मैंने कहा ना, बिना डोरी की पतंग बन जाएंगे, कहीं भी लुट जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि राहु अपनी महादशा में बहुत दे सकता है लेकिन जाते जाते सब समेट लेता है। और ये ऐसा तभी होता है जब आप अपनी इच्छाओं के में उड़ते चले जाते हैं,
आप अपनी वैल्यूज भूल जाते हैं, सिद्धांत भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। क्या नहीं भूलते? लाभ, वासना पूर्ति। तो राहु का, और क्यों कहा जाता है कि राहु डिजायर है, आज इसका भी आंसर आपको मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने वीडियोस में भी देखा कि नहीं राहु डिजायर नहीं है, ऐसा नहीं है, केतु ये नहीं है। काल पुरुष की कुंडली पर जाइए, क्यों राहु डिजायर है? क्योंकि काल पुरुष में 11वें घर को ओन करता है, कुंभ राशि का ओनर है। इसलिए राहु आपकी सर्वोत्कृष्ट इच्छा या डिजायर को दिखाता है, क्योंकि उपचय भावों में सबसे ऊंचा भाव और त्रिषडाय में सबसे ऊंचा भाव उसका अपना घर है। जैसे मैंने कहा था, आपने एक पिछले वीडियो में केतु के ऊपर बनाया था, आप लोग उसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। जिसने नहीं देखा हो वो भी देखिए कि केतु की पोजीशन किस तरह से आपके अधूरे कर्म बताती है। राहु की पोजीशन भी आपकी अधूरी इच्छाएं बताती है, लेकिन देखना यह है कि क्या इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए मैं गलत रास्ते तो नहीं अपना रहा, क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक करने की जो एबिलिटी है वो राहु के पास है। कोई भी जोड़ तोड़ लगे, मेरा फायदा होना चाहिए, गलत है ये। तो अच्छा तो है राहु 11वें घर में, लेकिन तब अच्छा होगा जब इसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का चेक हो या 159 के लॉर्ड्स के साथ कंजंक्ट हो या उनसे देखा जा रहा हो, तभी 11वें घर का राहु अच्छा माना जाएगा। और फिर ये जो आपको देगा तो क्या कर सकता, माना 9th लॉर्ड के साथ इसका संपर्क बन जाए 11वें घर में बैठे हुए राहु का, तो ये आपकी इच्छा पूर्ति भी करवाएगा, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलकर। आप अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ेंगे, आप अपने सिद्धांतों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, फिर ये जो आपकी उन्नति और इच्छा पूर्ति होगी ये परमानेंट होगी। क्योंकि आप भटकेंगे नहीं तो गिरेंगे नहीं। तो एकादश भाव और राहु का बहुत घनिष्ठ संबंध है, पर आप अपनी कुंडलियों में लगाकर देखिए, 100 कुंडलियां देखिए कि खाली राहु 11वें घर में क्या कर रहा है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या फिर 159 के लॉर्ड से कनेक्शन उसको कितना सात्विक बना देता है। मैं यही शब्द यूज करूंगी, सात्विक बना देता है, और आपकी कीर्ति को, आपकी पताका को अक्षुण्ण कर सकता है ये राहु। आप ऐसा कुछ काम समाज के लिए, संगठन के लिए करके जा सकते हैं। 11वां घर संगठन भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, एक समुदाय भी है। फिर आप एक कोई ऐसी कम्युनिटी खड़ी कर सकते हैं, एक ऐसा संगठन खड़ी कर सकते हैं जो अनादिकाल तक आपके नाम को आगे बढ़ाता रहे। पर शर्त एक है, राहु के साथ कनेक्शन होना चाहिए, शुभ ग्रहों का या 159 के लॉर्ड्स का। तो लाभ का जो भाव है आपकी कुंडली में, उसको केवल इस तरह ना देखें कि धन कमाने का रास्ता यहां से आएगा, मेरी इच्छा, मुझे अवार्ड मिल जाएगा, मुझे ये, केवल ये नहीं है। 11वां घर सबसे ट्रिकी भाव है। इसके लॉर्ड को और इसमें बैठे हुए ग्रहों को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैंने कहा ना कि यह आपके जीवन का पर्पस भी लेकर जा सकता है, यानी इतना बड़ा दंड ये भाव दे सकता है। आशा करती हूं कि आपको इस वीडियो से एकादश भाव, राहु का कुंभ राशि से कनेक्शन और राहु क्यों डिजायर है ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है। ज्योतिष सीखना चाहते हैं आप तो फिर इस स्क्रीन पर दिए नंबरों पर संपर्क करें और जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करवाएं। थैंक यू सो मच।